नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद में देश के गृह मंत्रियों के साथ बातचीत में फेक न्यूज को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। लोगों को हमें एकजुट करते रहना होगा कि कोई भी चीज आती है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले, मानने से पहले वेरीफाई करें। मोदी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग उनकी ही पार्टी के द्वारा फैलाई गई खबरों को भी ट्वीट कर जवाब दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का फरीदाबाद जिले में हो रहे सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों की पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, हो सकता है कि इसमें 5, 50 या 100 साल लगें, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे थोपना नहीं चाहिए बल्कि इस पर विचार करना चाहिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। इस दौरान ही पीएम ने ये विचार रखे और साथ ही कहा कि राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। बेहतर तालमेल के लिए ये बहुत जरूरी है। संविधान की मूल भावना भी यही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने बहुत प्रगति की है। रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में उनके नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य भारत का है। पुतिन ने कहा कि भारत इस शब्द के अच्छे अर्थों में न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि इसे अपनी विकास दर पर गर्व होना चाहिए। यही इसकी प्रगति और विकास का आधार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को स्थित थिंक टैंक वल्दाई डिस्कशन क्लब में अपने वार्षिक संबोधन में गुरुवार को संबोधित कर रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने रूसी भाषा में अपनी बात रखी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी के दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी के कालिंदी कुंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यमुना में झाग हटाने के लिए काम कर रहे अधिकारियों को काफी अभद्र भाषा में खरी खोटी सुनाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं। वो अधिकारी को लगातार डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 साल से क्या करते रहे। हालांकि एक अन्य वीडियो में वहां मौजूद स्थानीय ने अधिकारी का पक्ष लेते हुए प्रवेश वर्मा को खूब सुनाई। शख्स ने कहा कि वो रोज यमुना की सफाई करने खुद आता है। जब बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारी टीम आती है सफाई करने के लिए, तो शख्स ने कहा कि कोई नहीं आता आपका यहाँ। उसने कहा कि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कैसे यमुना की सफाई कर रहे हैं। अगर आपको पता होता तो बता दीजिए ये कौन सा केमिकल है। इस सवाल पर सांसद समर्थकों सहित चुप हो गए और पीछे हटते दिखाई दिए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी इस वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साध रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय नोटों में लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाए जाने की मांग की थी। उनकी इस मांग के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी तमाम प्रतिक्रियाएं दी और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर माहौल काफी गर्म रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पूछा है कि वो केजरीवाल की इस मांग का विरोध आखिर क्यों कर रही है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय नोटों पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है, आज देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए एक ओर हम सभी देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमें अपने प्रयासों का बेहतर फल मिल सके। भारत में सत्ता चला रही बीजेपी इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है। दोनों राज्यों के सियासी हालात देखने के बाद समझ आता है कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में बगावत का कहीं कोई शोर नहीं है, जबकि 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 16 सीटों पर पार्टी के नेता बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भर दिया है। इन नेताओं को मनाने में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पसीने छूट गए हैं। 29 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है और अगर पार्टी अपने बगावती नेताओं को मैदान से हटाने में सफल नहीं रही तो उसे हिमाचल प्रदेश की सत्ता को बचाना मुश्किल हो सकता है। वहीं गुजरात में बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही पूरी कैबिनेट भी बदल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके असंतोष का कोई बड़ा स्वर नहीं सुनाई देता। जबकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी में पिछले साल हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। जिस प्रदेश से बीजेपी जैसी ताकतवर और बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उस छोटे से प्रदेश में इतनी बड़ी बगावत होने से निश्चित रूप से नड्डा के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है।
दरअसल बीते दिनों राज्य में 8 से 18 साल तक की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने, कर्ज न चुका पाने की वजह से राज्य के लगभग 6 जिलों में लड़कियों की खरीद फरोख्त कर इन्हें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई और विदेशों में भेजे जाने के दावे किए गए थे। बीबीसी के अनुसार डीजीपी एमएल लाठर ने नोटिस को लेकर कहा है, ये भी पेपर न्यूज़ है और वो भी पेपर न्यूज़ है। अभी हमें नोटिस नहीं मिला है। खबरों में जो छपा है वो एक पक्ष है। हम इसकी जांच करेंगे कि वास्तविकता क्या है। आयोग ने नोटिस में कहा है, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीबीसी से कहा, ये मीडिया रिपोर्ट है। आयोग ने बिना जांच कराए ही नोटिस जारी कर राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। गुजरात में टाटा एयरवेज के C-295 ट्रांसपोर्ट विमान परियोजना की घोषणा के बाद एक बार फिर ठाकरे की शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की और पूछा कि जो परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी वो पड़ोसी राज्य गुजरात के पास क्यों चली गई। ठाकरे ने शिंदे सरकार पर राज्य के विकास के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल होने के लिए इसकी आलोचना की। हालांकि बीजेपी ने जवाब में कहा कि पूर्व सरकार ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कुछ नहीं किया। बता दें, गुजरात के वडोदरा में 22,000 करोड़ के ट्रांसपोर्ट विमान को बनाने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इसको टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद बने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ISI के चीफ नदीम अंजुम जब गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने आए तो लोग हैरान रह गए। बता दें, इन दोनों पाकिस्तान में हालात बेहद उथल पुथल वाले हैं। पूर्व पीएम इमरान खान ने देश की शहबाज शरीफ सरकार के साथ ही आर्मी के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है। इमरान खान उनकी हुकूमत के गिरने के बाद से ही आर्मी को निशाने पर लेते रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार अरशाद शरीफ की केन्या में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद ISI चीफ और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने अरशद शरीफ की मौत और इमरान खान के द्वारा आर्मी पर किए जा रहे हमलों को लेकर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। ISI चीफ ने कहा कि अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था और केन्या में रहते हुए भी वो ISI के संपर्क में थे। नदीम अंजुम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में कोई गद्दार मीर जाफर और मीर सादिक कहे और रात को मुलाकात करे। नदीम अंजुम ने पूछा कि पहले इमरान खान क्यों आर्मी की तारीफ किया करते थे। उन्होंने कहा कि आर्मी को गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि आर्मी ने मुल्क के संविधान के खिलाफ काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पूछा, अगर आर्मी चीफ गद्दार हैं तो इमरान खान उनसे छुपकर क्यों मिलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लंबा मार्च शुरू कर दिया है। इस दौरान PTI समर्थकों की भारी भीड़ मार्च में साथ चल रही है। PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने लाहौर के लिबर्टी चौक पहुंचकर लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में इमरान खान ने आर्मी और ISI चीफ पर भी निशाना साधा है। इमरान ने ISI चीफ पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आप कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शेख रशीद से भी अधिक राजनीतिक थी। इमरान ने कहा कि DG ISI, ध्यान से सुनो, मैं जो जानता हूँ वो इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं अपने संस्थानों और देश को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद अपनी कंपनी के CEO पराग अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया। एलन मस्क ने पराग अग्रवाल के अलावा कुछ अन्य बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक हटाए गए अन्य अफसरों में कानूनी और नीतिगत मामलों की प्रमुख विजया गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल का भी नाम शामिल है। एलन मस्क ने इन अफसरों पर फेक अकाउंट्स की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर के निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एक दिन पहले ही मस्क ने ट्विटर पर अपने बायो को बदलकर चीफ ट्वीट कर लिया है। इसके साथ ही एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि चिड़िया अब आज़ाद हो गई है। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।